अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। गरीब लोगों का सोचने वाले इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाते हैं? नाज़रीन, आज का प्रोग्राम निहायत संजीदा है, निहायत अहम और आंखें खोल देने वाला है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो कि शायद बहुत से लोग सोचते हैं मगर बोलने की हिम्मत जरा कम-कम रखते हैं। सवाल ये है कि गरीबों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने वाले इतनी तेजी से अमीर कैसे हो जाते हैं? जी हाँ, यही सवाल मैंने सबसे शुरू में भी आपसे किया था। खास तौर पर वो पाकिस्तानी जो कि अमेरिका में रहते हैं, मेहनत की कमाई से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अतिया देते हैं और ये समझ करके इनका पैसा जो है वो पाकिस्तान के गरीब जो लोग हैं या गरीब मरीज हैं या जरूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। अब मसला ये है कि आज का जो प्रोग्राम है वो इन्हीं लोगों के लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि ये पैसा कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है और किन हाथों में जाकर गायब हो जाता है। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त दर्जनों नॉन प्रॉफिट तंजीमें कानून की जद में हैं और चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, सीनियर सिटीजन्स, ईबीटी कार्ड्स और यहाँ तक के कोरोना रिलीफ फंड्स अब भी वहां पर हैं। ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जहां फलाह के नाम पर करोड़ों और अरबों डॉलर्स का गलत इस्तेमाल होता है। इसी संगीन हकीकत को सामने रखते हुए आज हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमने आज ये प्रोग्राम इस तरह तरतीब दिया है कि आपको जानकर भी हैरत होगी कि अमेरिका में एक ऐसी तंजीम भी है जो हुकूमत से $3 मिलियन फलाही कामों के लिए हासिल करती है, लेकिन इनमें से 2 मिलियन से आप कह सकते हैं कि जो 2 मिलियन है उनसे कहीं जायद की जो रकम है वो सिर्फ तनख्वाहों में और इंतजामी खराजात की नजर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये फलाह है, फलाह बहबूद है या एक मुनज़्ज़म कारोबार है? नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीम और सेहत के नाम पर चंदा इकट्ठा करना अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। सैकड़ों नहीं, हजारों एनजीओ सरगर्म हैं। हम ये नहीं कहते कि सब फ्रॉड है, लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर उठता है कि क्या इन सब की निगरानी हो रही है और इनका क्या एहतसाब हो रहा है? क्या अतियात देने वालों को ये हक नहीं कि वो जान सके कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कि इन्हें जो कि आईआरएस की जो रिपोर्ट्स है वो देखने का हक भी नहीं है? अगर कोई इदारा 5 अरब रुपए इकट्ठे करे, 1 अरब जो है वो इंग्लैंड मुंतकिल हो जाए और बाकी 3 अरब का कोई वाज़ेह हिसाब मौजूद ना हो, तो सवाल तो उठेगा ना, और उठना भी चाहिए। नाज़रीन, रमजान आ रहे हैं और रमजान में आपको अंदाजा है कि रमजान के करीब क्या होता है। रमजान के करीब जो है और चंदा मांगने वालों की तादाद बढ़ जाती है, जज्बात से खेलने वाले भी बढ़ जाते हैं और हम आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश जरूर करेंगे कि अतियात अपने जब देते हैं, डोनेशन जब आप अपने देते हैं तो पहले तहकीक कर लें। आईआरएस जो फाइलिंग है उसे देखें, खास तौर पर जो पेज नंबर 10 है, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि वाशिंगटन में मुकीम है और तवील अरसे से नॉन प्रॉफिट इदारों पर तहकीक भी कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो इदारे हैं वो अरबों कैसे जमा कर लेते हैं और ये रकम कहाँ और कैसे खर्च हो जाती है, और अमेरिका में ऐसे माली फ्रॉड पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं होती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, सो इसे आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गरीबों के नाम पर चंदा इकट्ठा करे और चंद ही सालों में उसके डायरेक्टर्स के पास लग्जरी गाड़ियां, महंगे घर और हाई सैलरीज नजर आने लगे, तो क्या हम इसे चैरिटी कहेंगे या लीगल लुकिंग बिजनेस कहेंगे? अमेरिकी कानून में इस सबको मतलब ये सब अलाउ करता है? कोई इजाजत है इसकी? देखें शैला, मैं इस पर 2 साल हो गए हैं, इसको मैंने नज़र में रखा हुआ था। मेरे पास कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई दफ़ा मुझे अप्रोच किया और कहा कि आप ही इस पर प्रोग्राम कर सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर। मैं सोचता रहा, लेकिन लास्ट टाइम मैंने सोचा में जब सोमालियन जो ज़्यादातर हैं उन पे इल्ज़ामात लगे कि किस तरीके से चाइल्ड केयर और डॉक्टर्स और दूसरे जो इन्होंने फ्रॉड्स किए हैं वो नज़र आने लगे, जो मिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियन में चले गए हैं। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम को देखें और ये मैसेज जो है ये उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कि 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख डॉलर चंदा देते हैं, जिनके नाम जिनको पता होता है जी पाकिस्तान में बड़ा काम हो रहा है। लेकिन जब आप उनकी आईआरएस की रिपोर्ट देखें, मैंने एक एक की आईआरएस की रिपोर्ट देखी है और यहाँ पर आपको पता है कि ये पब्लिक में देखी जा सकती है, ये कोई छुपी भी नहीं होती है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक बहुत बड़ी एनजीओ, एक बहुत बड़ा इदारा जो कि पाकिस्तान के लिए काम करता है, लेकिन उसके पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। अब मुझे वो इदारा, मैं इस वक्त जो है आज के प्रोग्राम में किसी इदारे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको जरूर दिखाऊंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि इसके सवाल के जवाब हम कहाँ से लें।
फिर मैंने पाकिस्तान में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की कि जी इनके ऑफिसेस कैसे हैं, इन इदारों के ऑफिसेस कैसे हैं। आप यकीन करें कि जिस तरीके से लोग अमेरिका में जैसे ऑफिसेस होते हैं ना, उस हिसाब से वहां पर उनके ऑफिसेस है, और लग्जरी किस्म की गाड़ियां हैं उनके पास, मुलाजिम हैं, ड्राइवर्स हैं, और आपके पैसे से ये सारा काम हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में वायर ट्रांसफर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें आपको, आप जब चंदा लेते हैं तो आप बताते हैं कि पाकिस्तान में हमने ये किया है, पाकिस्तान में मेडिकल में ये किया, पाकिस्तान में एजुकेशन में ये किया है। तो उस वक्त आपको ये बताना जरूरी है कि नहीं जी, हम पाकिस्तान के अलावा भी बहुत पैसे कहीं ना कहीं भेजते हैं। यानी आप ये देखें कि एक एनजीओ है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंग्लैंड में पैसे भेज रही है, कनाडा में पैसे भेज रही है ऑफिस मैनेज करने के लिए। मतलब खैर, मैं आपको एक एक करके सबसे पहले आपको एक चीज दिखाता हूं, फिर उस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी एनजीओ है जो कि पिछली दफा इन्होंने 5 अरब रुपए जमा किए थे। तो ये अपने IRS के जो पेपर है उसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन है जिसमें बता रहे हैं कि उन्होंने साउथ एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और मालदीव में प्रोग्राम सर्विसेज की, जिसमें बिल्डिंग ऑपरेशन है, स्कूल ऑपरेशन है, कंस्ट्रक्शन है। 15 मिलियन, बल्कि 15 पॉइंट समथिंग, 16 मिलियन कर लें, $16 मिलियन ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद एक और उसमें है कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, बट नॉट यूनाइटेड स्टेट, उसमें इन्होंने जो है 400,000 प्लस जो है वो ऑपरेशन एक्सपेंसेस के लिए भेजे। फिर यूरोप में और आइसलैंड और ग्रीनलैंड में जो है इन्होंने $75,000 भेजे। अब आप मुझे बताएं कि इसको मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं तो इसका एक फॉर्म है कि ये जो किस रीजन में गए हैं, पर्पस ऑफ ग्रांट क्या था, कितना अमाउंट कैश में गया, अमाउंट ऑफ कैश, ये सारे पैसे वायर ट्रांसफर हुए हैं। साउथ एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया में स्कूल कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा पैसे हैं कि गिनने पड़ते हैं। 4500,000 ये पाकिस्तान में नहीं गए, पाकिस्तान का नाम कहीं भी लिखा नहीं है, इसमें लिखा है साउथ एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। पैसे आप पाकिस्तान के नाम पर लें और पैसे इस कंट्रीज में भेजें। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं, फिर इन्होंने स्कूल कंस्ट्रक्शन, स्कूल ऑपरेशन में पैसे भेजे हैं साउथ एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, 8500,000। फिर इसी तरीके से डिजास्टर रिलीफ में इन्होंने भेजे हैं 730,000। फिर इन्होंने स्कूल के किसी फंड में भेजे हैं 900,000। फिर इन्होंने स्कॉलरशिप दी हैं 900,000+ में, 900,000+। फिर है वोकेशनल ट्रेनिंग 76,000 है, ये भी वही मुल्क हैं साउथ एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। अब जो सबसे मजे की बात है ना वो ये है कि आपने आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अलाबामा और एंडोरा में प्रोजेक्ट कोई लॉन्च किया है, उसमें आपने 17,000 वायर ट्रांसफर किए हैं। अब ये वायर ट्रांसफर कहाँ हुए हैं, क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, और डायरेक्ट हार्ड कैश है ये किसी भी डोनर को नहीं पता। तो बराए मेहरबानी जब भी आप लोग डोनेट करें वो मालूम करें कि ये आपके पैसे जाते कहाँ हैं। IRS आप चेक कर लीजिए। आसिम साहब, आपकी तहकीकात के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले जो है वो पाकिस्तानी ये समझकर डोनेशन देते हैं कि पैसा जो है वो पाकिस्तान के गरीबों तक जाएगा, लेकिन जब IRS फाइलिंग जो है उस पर पता चलता है कि 60 to 70% जो रकम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सैलरीज में चली जाती है। तो क्या ये डोनर्स के साथ एक फ्रॉड के जुमरे में नहीं आता, और अगर आता है तो फिर क्या अरेस्ट क्यों नहीं करते इन लोगों को? देखें, अमेरिका के अंदर ना तमाम इलीगल काम लीगली तरीके से होते हैं। ये इखलाकतन तो बुरा हो सकता है, लेकिन ये बहुत मजे से हर चीज IRS को डिक्लेयर करते हैं, और IRS को डिक्लेयर इस तरह से करते हैं कि एक एक एक्सपेंस का
वो बताते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से बताते हैं कि IRS कुछ भी नहीं कर सकती। वो बोलती है यार आपने तो जबरदस्त, अच्छा इसे, अब आप सोचें कि 250,000 जो है वो सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिए, 250,000। अब उस एनजीओ को मैं तो जिंदगी भर एक पाई एक ढेला ना दूं कि जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट और इसमें जो है वो 250,000 जमा कर दे। और अमेरिका के अंदर अगर आप अमेरिका से ले रहे हैं, जैसे फर्ज करें कि मैंने यहाँ पर एक एनजीओ खोली, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोली, उसमें मैंने जो है वो गवर्नमेंट से हेल्प ली और यहाँ पे पुअर लोगों की हेल्प कर रहा हूं मैं। तो गवर्नमेंट मुझे बता रही है कि अच्छा ये लें जी $3 मिलियन आप ले लें। $3 मिलियन मुझे दे दिए गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए। मैंने जब उसको फाइल किया तो मैंने अराउंड 700,000 मेरी तनख्वाह हो गई, 700,000 आपकी तनख्वाह हो गई, ठीक है। उसके बाद जो अगले 4 या 5 लोग हैं उनके 200,000, 200,000, 150,000, 60,000। सो आपके $2.5 मिलियन जो हैं वो तनख्वाहों में चले गए। इस पूरी कंपनी में एम्प्लॉय कितने हैं? 6, जिनको आपने वो जो 5 मिलियन में आपने कुछ तनख्वाह देनी थी वो आपने दे दी। और ये तनख्वाह लेने के बाद क्या करते हैं कि बाकायदा बोनस लेते हैं, एक्स्ट्रा लिखा होता है, एक्स्ट्रा $27,000। तो मैं समझता हूँ ये तो अमेरिका के अंदर है। यहाँ अमेरिकन रूल्स रेगुलेशन लॉज इतने सख्त हैं कि अगर आप इनको हिंट्स भी इनको पता चल गया, सोचे बदनाम तो पाकिस्तानी होगा ना। अगर फर्ज करें इस कंपनी सोमालियन क्यों बदनाम हो रहे हैं इस वक्त पूरे अमेरिका में? क्योंकि आप फ्रॉड करते थे, 4 बच्चे मेरे 4 बच्चे आपके, हम दोनों एक दूसरे के बच्चे को रख रहे हैं और आखिर में गवर्नमेंट से $25,000 ले रहे हैं। ये एक फ्रॉड है ना। आपके बच्चे आपके घर में, मेरे बच्चे मेरे घर में, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से। तो यहाँ पर इस तरह हो रहा है, डॉक्टर के नाम पे जनाब जी हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें ट्रांसलेटर चाहिए, वो जी उसके $100, $300, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खुद बच्चों के ब्रेकफास्ट, गाड़ी के, मतलब आप इतना। और आप देखें जो पकड़ना शुरू किया है। और फिर उसके बाद एक ऐसी एनजीओ भी है जो कि तालीम के नाम पे हमें फ्रॉड सिखा, मतलब अब नाज़रीन आपको बताता चलूं कि 401, 403 प्लान भी ये आप ही के पैसे से ले रहे हैं। 2-2 लाख, 4-4 लाख डॉलर तनख्वाह ले रहे हैं ये। अब आपने डोनेशन देना है, बेशक $2,000 देना है, आपने IRS के 990 फॉर्म पे जाना है, आपने इनको चेक करना है। और अगर आप ये प्रोग्राम देखें, जिनको आप डोनेट करते हैं, आप उनका नाम मुझे भेजें, मैं आपको वो सारी तफसीलें, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, ये मेरा भी बनाया हुआ उसमें कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड आपके पास भेजूंगा और आप उसको देखिएगा। और अगर फिर आपका दिल करे कि ऐसी एनजीओ को पता, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम दे, लेकिन तालीम के नाम पे पूरी दुनिया से पैसा, स्पेशली अमेरिका से पैसा लेके आप यूरोपियन कंट्रीज को भेज रहे हैं, आप कनाडा को भेज रहे हैं। मतलब आपको शर्म नहीं आती कि आप जी ऑफिस एक्सपेंस हैं, तो भाई ऑफिस एक्सपेंस आप वहीं से जमा करें ना जिस कंट्री से आप ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये यकीनन इंग्लैंड, यूरोप, आइसलैंड, जिधर भी मुसलमान बेचारे ये पाकिस्तानी मुसलमान जो चंदा देते हैं, ये अमेरिका का भी दिखाते होंगे कि जी हमने 400,000 अमेरिका भी भेजें या 50,000 अमेरिका भेजें ऑफिस के लिए। क्योंकि ये नाज़रीन मैं किसी को फ्रॉड नहीं कर रहा, इसीलिए मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट, जो USA की गवर्नमेंट है या IRS है, वो इनको मॉनिटर करे, इनका ऑडिट करे, इनसे पूछे कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम पर है, जब आप चंदा पाकिस्तान के नाम पे ले रहे हैं, तो फिर आपके पैसे आयरलैंड, कनाडा, यूरोप और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये यहाँ क्यों जा रहे हैं? ये वायर ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं? जी ठीक है आसिम साहब, रमजान भी आ रहा है, ठीक है, अब एक जज्बाती अपीलें होंगी, वीडियोस होंगी, बच्चों मरीजों की तस्वीरें, वीडियोस दिखाई जाएंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई जो एनजीओज हैं वो उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए आ जाते हैं ऐसे रमजान में, और जो उसका यूटिलाइजेशन है उसका कोई क्लियर रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है। अब सवाल ये कि ये सिस्टम की फेलियर है या फिर IRS जो आप बता रहे हैं बार बार, और उसका जो एक रेगुलेटर्स जो होते हैं उसकी एक सेलेक्टिव साइलेंस है ये, या आम आदमी आखिर कैसे मतलब पहचाने कि कौन सा इदारा जो है वो जेन्युइन है और कौन सा इदारा जो है उनके साथ कोई स्कैम कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है?
नाज़रीन, बहुत जबरदस्त आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताऊं कि आपके पैसे का असल हकदार आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपका शहर है। अगर आप बहुत अमीर हैं तो अपने शहर में खुद एक स्कूल कायम कराएं। अगर आप थोड़े से कम हैं, अपने महल्लेदार को, अपने किसी अच्छे दोस्त को, आप सब आए हुए हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, उनको सपोर्ट करें। आपके जो हार्ड कैश है ये डायरेक्टली उन लोगों के हाथों में जाना चाहिए जिनको इसकी जरूरत है, ना कि यहां पर आप 50 अमीर खड़े कर दें जो कि आपके पैसे से अमीर हुए, जो कि हर साल लाखों डॉलर खर्च करके बड़ा आलीशान किस्म का फंड रेजिंग करते हैं। उसमें से जो है कुछ थोड़े से पैसे पाकिस्तान भेज देते हैं, बाकी अपनी जेबों में, या पाकिस्तान के अंदर भी एक अय्याश किस्म की एनजीओ चल रही हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने जब इस पे रिसर्च की तो पता चला कि वहां पे बड़े जबरदस्त किस्म के ऑफिसेज बने हुए हैं, बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं लोगों ने, लेकिन जो प्रैक्टिकली है, मुझे एक बात बताएं, मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब का याद है क्योंकि उस जमाने में मैं वहां था कराची में, मैंने अपना घर कोरंगी वगैरह में उनके साथ थोड़ा वॉलंटियर भी किया था। असल में तो आप मतलब ये वो लोग हैं जो अब सूखी रोटी और खद्दर का कपड़ा पहने, हमने अपनी जिंदगी में कभी सूट टाई पहने हुए नहीं देखा। यहाँ बीएमडब्ल्यू, लेक्सेस, कैसी कैसी गाड़ियां लेके घूमते हैं यही लोग जो आपसे चंदा लेते हैं, और आप बड़े मजे से देते हैं कि ये दीदी 100,000 जी, 50,000, 5,000। नहीं, ये आपका काम है कि आप अपने हाथों से वो पैसे अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने घर के लोगों के ऊपर खर्च करें, ना कि इन एनजीओज की अय्याशी का बायस बने। और एक दफा फिर मैं बता दूं कि तालीम और सेहत रियासत का काम है। आप रियासत के कामों में दखल अंदाजी हरगिज ना करें। आपको पैसे देने हैं, आप उस मरीज को दें जो कि जाके वहां पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, जो गवर्नमेंट की जिम्मे, आप गवर्नमेंट से इख्तियार भी छीन लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है जी देखें कितने हॉस्पिटल बने हुए, ये नहीं देख रहे कि इस हॉस्पिटल को चला कौन रहा है। ये पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं ये वो चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है। तो बंद करें ये सब। सही, आपकी मर्जी है, मैं मतलब वैसे धमकी नहीं दे रहा आपको, लेकिन ये आपके पैसे, अब तो आपको पता चल गया है कि ये हलाल, या तो फिर आप हराम की कमाई को हलाल करने जा रहे हैं। चलो आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चंदा देते हैं, तो जैसे आपने $1,00,000 दिया तो आपका $1,00,000 पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, जो कि 30 और 40% के ब्रैकेट में होता है। तो उन्होंने तो 1,00,000 पे समझ लें कि अपने 30-40 हजार डॉलर चंदा दे के ब्लैक मनी को वाइट कर लिया, सही बता दिया। तो ये भी यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत है, और मैं समझता हूँ अमेरिकन गवर्नमेंट इस मामले में बहुत जबरदस्त किस्म का एक्शन ले रही है। आइंदा आने वाले उसमें आप देखिएगा कि ऐसे लोगों को उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। मेरी सपोर्ट भी उनको, मैंने कई लोगों को लेटर लिखे कि आप इस तरफ भी देखें कि जो आपके गवर्नमेंट, हमारे टैक्स पेयर पैसे ना, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मेरे टैक्स पेयर के पैसों से क्यों लोग अय्याशी करें। अब जैसे अभी आपने शुरू में कहा था वो कोरोना वाला सवाल था, जो वो आपका क्या था बताए, मैं थोड़ा जी। कोरोना सर, कोरोना मतलब इतने कोई चीजें थी कि उसमें कोरोना का जो फंड था वो भी ऐड किया हुआ था। अब कोरोना तो खत्म हो गया मेरे ख्याल में। वो वैक्सीनेशन पे जो फ्रॉड्स हुए हैं, वैक्सीनेशन लगाने पे जो फ्रॉड हुए हैं, जो कंपनीज को बचाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने आपको मिलियन, 2-2 मिलियन डॉलर दिए और आपने वो कंपनीज बेच दी है। अब आपके पास वो आएंगे, क्योंकि वो पैसे जो है वो आपकी कंपनी को बचाने के लिए, आपके एम्प्लॉयज का हक था, आपने उन एम्प्लॉयज को भी निकाल दिया, कंपनी भी बेच दी, और फिर दूसरी कंपनी खरीद के मजे से याशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, ये अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है, हम आपको ये करने नहीं देंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट को भी, और मैंने 2-3 खत भी लिखे कि प्लीज मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा इस मामले में कि आप इन चीजों को देखें कि हमारा पैसा जिस चीज के लिए लिया जा रहा है क्या वो लग रहा है। अगर आप $15 मिलियन मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो क्या ये $15 मिलियन पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं। मुझे आप एक बताएं कि एक एनजीओ 5 अरब रुपए जमा करती है, और 5 अरब में से वो 1 अरब तो यहीं खर्च कर देती है, आजा आधे तेरे आधे मेरे, उसके इसके उसके उसके, उसके बाद फिर वो 1 अरब या उससे कम पैसे जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम कर देती है, जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के जनाब वो उसका ऑफिस है, इसका ऑफिस है। बाकी 3 अरब का भी नहीं हमें पता
3 अरब में से मेरा ख्याल है 1 अरब रुपए जो है आपने लगाए होंगे। ये तो आपने इन्वेस्टिगेशन की तो आपको मालूम हुआ, लेकिन यहाँ बेचारे हम जैसे लोग भी, हमें भी पता नहीं रहता कि कोई डोनेशन ले रहा है तो उस वो कोई हमारे कहीं सिग्नेचर भी करवा रहा है या उसने कहाँ रखे हैं। मतलब वहां आप ऑफिस के अंदर जाके कोई चीज पूछ तो नहीं सकते, आप सिर्फ डोनेशन दे सकते हैं, बैंक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब हम कोई भी जो डोनेशन देने वाला है, डोनर है, उसकी एक्सेस कितनी होगी ये तो आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन की तो आपको मालूम हुआ, लेकिन एक आम आदमी के लिए इतना अंदर तक जाना या उसको एक्सेस फराहम कर देना किसी का या कर लेना वो जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपने अच्छे की कि उसको मालूमात फराहम किस तरह से हो, मतलब कैसे मालूम करें। सिर्फ यही तरीका है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को दें, ना कि ये करें कि जिनको आप जानते भी नहीं, जिनका पता भी नहीं है, जिनके किसी भी मतलब अंदर किसी भी चीज के लिए आपको एक्सेस भी नहीं मिला हुआ है कि आप मालूम कर सके कि वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो फिर बेवकूफी हो जाएगी ना। अच्छा शैला, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें कि बगैर किसी का नाम लिए, क्योंकि अभी अगर हम नाम लेंगे ना तो लोग हमें कहेंगे कि जी देखें उससे पैसे नहीं मिले, जी देखें उसका नाम लिया उससे चिढ़ता ये था वो था, एक इल्जाम लगा देंगे। तो अभी हम नाम नहीं ले रहे। यस, हम नाम भी लेंगे। हम नाम उस वक्त लेंगे जब मेरा ये फोन नंबर और ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर आ रहा है। आप मुझे जरूर कांटेक्ट करें और मुझे अपनी उस एनजीओ का नाम बताएं। हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड हैं। हमने 20 साल के रिकॉर्ड कंपनीज के रखे हुए अपने पास, जो एनजीओज हैं, कि पहले आप ये यकीन करें कि अगर 2021 में एक ओनर की तनख्वाह जो सीईओ होगा या जिसकी वो है उसकी अगर 200,000 थी, 21 में उसकी 250 हो गई, 22 में 300 हो गई, 24 में और बढ़ गई 25, और 24 में मतलब 3 गुना बढ़ के 7 लाख हो गई। मतलब क्या अजीम काम है भाई कि आप हर साल 100,000 बढ़ रहे हैं आपके। तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपको पाकिस्तान की मैं एनजीओ की बात करूं, अभी मैं भी नाम ही नहीं लूंगी, लेकिन हम अक्सर जब कभी सुनते हैं ऐसी एनजीओ के लिए जो काम कर रहे होते हैं, तो उनमें जो आपको जिस तरह के आप बता रहे हैं कि जी सीईओ होते हैं तो कोई मैनेजर होता है, हमें तो यही बताया जाता है, यहाँ के लोगों को यही बताया जाता है कि जी ये वॉलंटियर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, ये पैसे नहीं लेते, क्योंकि एनजीओ के पास कहाँ पैसे आए, इनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम जो है ये बेचारे देते रहते हैं, क्योंकि पता है आपको हर इंसान को अल्लाह को जवाब देना है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आके देते हैं। इनकी कोई सैलरी नहीं है, बस इनको डेजिग्नेशन दे दिया गया और ये काम करते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से भी तो है ना, किसी का कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि भाई हाँ सही है, क्योंकि एनजीओ है, ये बेचारी के पास कुछ है नहीं, ये बेचारे भी सारे के सारे जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, है तो वॉलंटियर्स लेकिन बेचारे काम कर लेते हैं। तो ये भी मसला है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये सैलरीज है, आम इंसानों आम लोगों को बताया जाता है, जो अवाम होती है उसको बताया जाता है कि जी ये तो वॉलंटियर्स है जो काम कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि एक एनजीओ का मैंने निकाला तो उसमें था कि 56,000 अदर सैलरीज एंड वेजेस, पेरोल टैक्सेस भी होते हैं 5,000, फिर उसमें लिखा है लीगल सर्विसेज 20,000, मतलब आपने लॉयर को भी देने हैं, फिर अकाउंटिंग करने वाले को $52,000। ये 1 साल की बात कर रहा हूं मैं आपको। ये वो एनजीओ हैं जो कि सिर्फ एक दफा चंदा लेते हैं, उसके अकाउंटेंट को भी 52,000 मिल रहे हैं। अब लिखा है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन $340,000, $340,000 एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस। फिर उसके अलावा आ जाता है जी ऑफिस एक्सपेंसेस, अगेन आ गया भाई $11,000। फिर आ गया कि जो जगह ली है वो $15,000। फिर आ गया जी ट्रैवल भी किया हमने, वो भी $5,000-6,000 है, वो कर लिया। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो मोटी सी रकम है ना, जैसे आपने $30 मिलियन जमा की तो 25 मिलियन हमने बस लिखा हुआ है कि हमने भेज दी, कहीं भेजिए, उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। ये वो छोटे से 2 मिलियन $3 मिलियन की वो है जो यहाँ खर्च हुए हैं। फिर उसके बाद आता है कि इनकी जो फीसेज होती हैं वो 100,000 होती हैं, बैंक फीस भी $9,000 $10,000 होती है। मतलब इस हिसाब से पैसे खर्च कर रहे होते। मैं तो देख के हैरान रह गया इनका जो फॉर्म है कि अच्छा, उसमें हमारी एक बड़ी पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी एनजीओ है, उसको मैंने देखा बड़ा क्लियर टॉप टू बॉटम, बहुत थोड़े से पैसे खर्च किए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में और वो डायरेक्ट चले गए। तो मैं उसका भी जिक्र नहीं कर रहा, वरना लोग बोलेंगे इसने तो उससे पैसे लिए होंगे। ठीक है, प्रोग्राम का एक हिस्सा तो हमने खत्म किया, अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं आसिम साहब।
जरा जहां इतनी बातें अमेरिका की हो रही, मैं पाकिस्तान आखिरी पाकिस्तान एक मैसेज दे दूं नाज़रीन, ये मेरा आप लोगों को मैसेज है, पहले भी मैंने बहुत दफा बोला है कि अगर आपको किसी भी एनजीओ का, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपको ये चाहिए कि वो खर्चे कहाँ हुए हैं, किस किस जगह हुए हैं, आप मुझे इनबॉक्स करें। आप मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस आप सबके पास है, मेरा सिर्फ गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं वो सारी, और फिर वक्त ने साथ दिया तो मैं उन सब एनजीओ को एक्सपोज भी करूंगा कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजर हैं वो $100,000 of बना रहे हैं, मतलब डाटा आपके पास है? है क्या डाटा आपके पास है? मैंने कहा नहीं, डाटा मेरे आपके पास है। अब वो वहां से डिलीट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं, मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं। तो बस मेरा आपको बस यही है कि जो अपने हाथों से किसी का मदद करने का मजा है ना, वो इन एनजीओ, रियासत को आप उसकी जिम्मेदारी अदा करने से रोक रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक गलत वो कर रहे हैं कि हर चीज इमदाद इमदाद इमदाद, भीख 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 भीख, बंद होनी चाहिए ये भीख। आप अपने हाथों से करें, वही मदद होगी, सब वो होंगे, आपके महल्लेदार खुश होंगे, आपके शहर के, आपके घर वाले, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है। लेकिन ये एनजीओ जो है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एक आदमी ने मुझे इस पे सोशल मीडिया पे कहा, अमीर लोगों का सोचने वाला नहीं, सॉरी, गरीब लोगों का सोचने वाले इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाते हैं। तो आपको इस पूरा प्रोग्राम को देख के अंदाजा हो गया है कि किस तरह अमीर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। चलिए जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं जरा, आसिफ साहब, जमीयत उलमा इस्लाम JUI के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, उनका कहना है कि 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी से मुतालिक जो कानून साजी की गई है पाकिस्तान में, वो गैर इस्लामी उन्होंने करार दी और कहा कि वो इस कानून को तस्लीम ही नहीं करते। और उन्होंने फिर वार्निंग दी है कि मैं इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा इस कानून की, 18 साल से कम उम्र नौजवानों की शादियां भी कराऊंगा। बेहतर होता कि इस मसले को इस्लामी निज़ाती काउंसिल में भेजा जाता। सर, अगर 18 साल से कम उम्र शादियों के नतीजे में लड़कियों की तालीम खत्म हो चुकी हो, खवातीन छोटी बच्चियों की अमवात हो, घरेलू तशद्दुद में इजाफा हो जाए, मतलब इस जैसे पाकिस्तान के मसाइल दही इलाकों में आपने खास तौर से एक चीज होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फजलुर रहमान साहब लेंगे? देखें, ये वो बेशरम और बगैरत मौलाना हजरात हैं जिनको सिर्फ सेक्स चाहिए, माजरत के साथ। इनको कोई मतलब नहीं है कि लड़की की उम्र क्या है। उन्होंने कहा कि मैं 10 साल के बच्चों की भी शादी कराऊंगा, मैं 12 साल के भी, मैं 16 साल के भी। तो लानत भेजता हूं मैं आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब। मुझे अगर उस वक्त खुशी होती कि जब आप एक्शन लेते कि पाकिस्तान के अंदर सूद हराम है, सूद लेना और देना हराम है, इस पर आपने कभी एक्शन नहीं लिया। इस पर तो आप भी मेरा ख्याल है गाड़ी वाड़ी निकलवा ही लेते होंगे सूद पर। इस पर पूरे वो जो 3 लाख या 30 लाख मदारिस के तालिबा हैं जो जिनको कूट कूट के इस्लाम भरा हुआ है, वो सूद पे बात नहीं करेंगे, जो कि पाकिस्तान, जो कि हराम है, क्लियर हराम है। बात आएगी कि नहीं जी वो 12 साल की लड़की, तो वो देखें जी क्यों नहीं हो सकती जी इस्लाम में। नहीं, आपको रियासत की बात माननी पड़ेगी, और अब रियासत आपको डंडे मारेगी, और आपको हर जगह से, मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं समझता हूं अमेरिका के अंदर भी आपका दाखिला आइंदा बंद होना चाहिए, बल्कि तमाम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो भी हैं। आपने एक ऐसी बात की है जिसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यंग 10 साल की बच्ची आपने देखी है, बगैरत इंसान, 10 साल की बच्ची की तुम शादी, 16 साल की लड़की बहुत छोटी होती है, बच्ची होती है। बिल्कुल, मतलब आप देखें इनको कहते हुए और इनके एक और भी वो हैं, वो कहते हैं मैं 16 साल की लड़की से शादी करूंगा। नहीं, बगैरतों की भरमार है पाकिस्तान के अंदर। ये इतनी बड़ी दाढ़ी रख के ऐसी ऐसी गंदी और खलीज बातें करते हैं। आप पहले सूद पर एक्शन लें, फिर मैं आपको बोलूंगा कि यार आप वाकई इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई शरिया लॉ नहीं है, और शरिया लॉ भी जो है वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप 10 साल की बच्ची, यार शर्म करें, यार शर्म कर लें। अच्छा, वैसे भी अगर कोई भी लीडर है वो ये कह दे कि मैं टैक्स नहीं दूंगा कल से, ये मैं अदालती फैसले नहीं मानूंगा, तो क्या आप इसे भी मजहबी आजादी कहेंगे? जाहिर नहीं कहेंगे ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हो सकते हैं पड़ने ना। चाहिए उनको, गवर्नमेंट की तरफ से उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप रियासत से नहीं लड़ सकते। 240-250 मिलियन लोगों की नेकबान होती है। अगर एक दफा वहां पर कोई इनकलाब जैसी चीज आती है तो फिर 5-6 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 2-3 मिलियन लाशों का भी वो कीजिएगा इंतजार। आप, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम चल रहा है, चलने दें उसको। जी
अब आसिम साहब, वैसे भी मुस्लिम ममालिक में देखे ना, एज लिमिट्स तो बहुत सारी जगह पर है ना, तो क्या वो सब गैर इस्लामी मुल्क हो गए ऐसे मुस्लिम कंट्रीज में अगर एज लिमिट्स आपको क्या रखी गई? बताया, इनको सिर्फ मजे चाहिए। जब ये घर जाते हैं ना, इनको सिर्फ मजे चाहिए। इनको चाहिए एक नौकरानी 10 साल की, 15 साल की, इनके आगे पीछे घूमे। ये एक नफ्सियाती बीमारी में सारे के सारे, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं। जैसे आप देखें कि बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो कि इस चीज के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि नहीं, लड़कियों को पहले पढ़ाओ लिखाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो और उसके बाद शादी करो। लेकिन ऐसे मुल्लाओं की, मौलानाओं की, स्कॉलर्स की तादाद बहुत कम है। लेकिन ये जो हैं, ये जो अपने आप को बनते हैं कि, और ये सारे ऐसे ही हैं। इन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक औरत को, दो औरत को देखा होगा। एक अपनी माँ को देखा होगा, जिससे शायद कभी बात की होगी, क्योंकि तरबियत तो की नहीं होती है माओ ने, क्योंकि माओ के पास ही नहीं होते, बाहर होते हैं। या अपनी बीवी, जिसको वो अपनी जूते की नोक पे समझते हैं, या दूसरी बीवी, या तीसरी बीवी, या चौथी बीवी। शौक भी तो देखे ना बड़े बड़े इनके। सो ये 4 शादियों का कॉन्सेप्ट तो इन्हीं की दम से है, वरना तो आजकल तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता एक ही नहीं, शादी। पाकिस्तान में नेक्स्ट कानून आना चाहिए कि कोई दूसरी शादी नहीं है, सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है अफोर्ड तो हो ही नहीं रही है किसी से। जब अफोर्ड ही नहीं हो रही, झुग्गी वाला झुग्गी में रहता है, 80 गज और 40 गज के मकान पे रहता है, वो भी दूसरी शादी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कतर या मेरा ख्याल है अबू धाबी का वो है कि अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो दूसरा विला खरीद के देंगे, यानी दूसरा घर उसको देंगे, तब आप शादी कर सकते हैं, दूसरी वरना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसिम साहब, कराची में नए दरख्त लगाए बगैर पुराने दरख्त काटना पॉलिसी की, मतलब किस पॉलिसी के तहत हो रहा है, ये तो मुझे खैर गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे शारा फैसल है, नाजमाबाद है, सड़क चौड़ी करने के लिए जो सायादार दरख्त होते हैं वो काट दिए जाते हैं, तो ये कंक्रीट जंगल की तरह नहीं हो जाएगा पूरा सब जगह? देखिए, ये खबर जब मेरे पास आई कि कराची के अंदर पूरी शारे फैसल के दरख्त काट दिए गए, तो मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट कहाँ है? वो जो कराची को मेयर कराची साहब, वैसे तो आग लग जाती है तो उनको पता नहीं चलता, दरख्त कट गए, उनके किसी को पता नहीं, दरख्त कट गए। और मैं कराची की आवाम को सलाम करता हूँ कि जब वो दरख्त कटता देख रहे थे, उन्होंने जो है उनको वहां रोका क्यों नहीं? मतलब अवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे आए। मेरा ख्याल है कि अब ये हुक्म, सिंध ने तो आपको पता ही है, आप खुद कराची में रहती हैं, इनके बस की बात नहीं है, ये डंडे के जोर पे चला रहे हैं। कब तक चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें ना ही अब इतनी सख्त है कि इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया कराची का, अल्लाह तौबा। जो अब देखे ना, लोग लाहौर जाके वो बना रहे हैं कि जी लाहौर कितना खूबसूरत हो गया, लाहौर पेरिस बन गया। शर्म नहीं आती होगी सिंध वालों को कि कराची इतना अच्छा रोशनियों का शहर कहलाने वाला शहर, आपने उसको क्या बना दिया है? मतलब वो कह रहा है मेरे पास 2 फोन है, ये देखे मैं दोनों फोन लाहौर की गलियों में लेके घूम रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है, मैं कराची में ऐसा फोन लेके घूम ही नहीं सकता। ये तो सच है ना। जहाँ बच्चे नहीं घूम सकते सर, यहाँ तो 10-12 साल का बच्चा गुम हो जाता है। आप तो वो भी बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी ये जो आपने कहा ना कि यहाँ के अवाम क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। शारा फैसल से मेरा भी गुजर होता है। जिस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट आए थे, आपको अंदाजा है कि पूरा शारा फैसल बंद कर दिया गया था, गलियों से आप निकल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि हम ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे थे। मतलब बहुत हालात वहां के इतने टाइट, इतने सिक्योरिटी थी। उस दौरान शारा फैसल के जो दरख्त थे वो काटे गए। अब आप बताइए कि उस गली में, जिस गली में कोई घुस नहीं सकता, जा नहीं सकता, अंदर के जो सारे रेजिडेंशियल एरिया उनको बंद कर दिया गया था, चारों तरफ से टेंट लगा के बंद कर दिया गया था, हर नाका, हर जगह पे वो नाके की तरह बना दिया गया था। उसमें मेन शारा फैसल पे आपको अगर मतलब दरख्त कटे हुए मिले तो फिर किसने काटे होंगे? नहीं, ये मिली भगत होती है इनकी, ये मैंने आपको बताया, ये मिली भगत होती है, पुलिस स्टेशन वालों की मिली भगत होती है कि जनाब मेरा साइन नजर नहीं आ रहा है तो ये दरख्त कटवा दो, वो मेरा वो पैसे दिए हैं। मॉल्स है वहां पर, बड़े बड़े मरकी हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं वहां पर। तो एक बात बताइए, 2 महीने के बाद अगर गर्मियां आ जाएंगी, ये दरख्त कट गए, हीट वेव आई, तो फिर कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि वहां पर जो मजदूर होते हैं, लोग होते हैं वहां पर। कराची की आवाम को चाहिए, बल्कि व्लॉगर्स को चाहिए, वो जो यूट्यूबर है वो देखें कि जो बड़े स्टोर हैं जिनको लगता है कि शायद उनके कहने पे पैसे देके दरख्त कटे हैं, उनका बाइकआउट करें, ना जाएं उधर। लेकिन देखें एंड जो यही है कि लोगों को थोड़ा बहुत तो एक्शन लेना पड़ेगा। आप हुक्मरान तो बेहिस हो चुके हैं, उन कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ें आप इसको। सर वहां तो ये ना, सिंध में तो आपको ये है कि अगर आप बात कर ले कि ये चीज हो गई तो कहते हैं कि अरे आप तो हमारे मुखालिफ बात कर रहे हैं, आप तो तासुब फैला रहे हैं, आप तो सियासत कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा कोई भी तासुर नहीं तो ये सकता। फैला रहे हैं। आप सोचें, वजीर आला ईस्ट इंडिया कंपनी निकाल के ले आया, मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को जरा बराबर। ईस्ट इंडिया कंपनी, यार तुम लोग कौन हो यार? फिर अपने बाप को भी लेकर आओ ना, बताओ अब्दुल्ला शाह ने क्या किया था, बताओ अब्दुल्ला शाह जो है वो इस वक्त मुल्क से क्यों भागा था, बताओ जब आखिरी 20 दिन मरने के रह गए थे क्यों पाकिस्तान में उतर के दफन हुआ, ये भी तो बताओ ना। यहाँ पे आपको खामोशी हो गई, जो मर गया वो मर गया। बिल्कुल आसिम साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगी प्रोग्राम का। लास्ट कमेंट यही है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर शहर कराची जो है वो बहरहाल जिस अंदाज में सियासी लोग उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, मुद्दे पे बात नहीं हो रही। मुद्दे पे सिर्फ आप लोग एक बात करें, आग क्यों बुझाई, सिर्फ एक बात करें कि आग क्यों नहीं बुझाई, बस आगे पीछे नीचे ऊपर सब छोड़ दें, सिर्फ ये बात करें कि कौन कौन जिम्मेदार था, कितने इनको वो मिले थे, नोटिस मिले थे कि जनाब आपने ये फायर इक्विपमेंट लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, और अगर नहीं दिए हैं तो उस डिपार्टमेंट को आप उस पे बात करें। सिर्फ एक बात करें, आग क्यों नहीं बुझाई, बस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब। अपने नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप कहीं भी हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम तक के लिए। शाला खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। Watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.